तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, और उसी के आगे हमें चलना है, सीखना है और समझना है। तो आइए उसी के आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन बनाने की प्रक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे। कैसे चलते हैं सुनिए जरा ध्यानपूर्वक। अगला मेथड जो है बाई एल्केन, एल्केनों के द्वारा, बाई एल्केन, एल्केनों के द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? आर एच एल्केन होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, प्लस एल्केन की क्रिया हम जैसे हम करा दें Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, Hb, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो यहां से क्या होगा, H बाहर निकलेगा और यहां से Cl, क्लोरीन बाहर निकलेगा। बाहर क्या हो जाएगा, माइनस HCl बाहर हो जाएगा। यहां से H और यहां से Cl गया, बाहर हो गया, बचा क्या यहां Cl, R और यहां क्या बचा Cl, हो जाएगा RCl, ये हो जाएगा हमारा। इसे क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड बना, एल्किल और एक्नोसियल फॉर हैलाइड, मतलब एल्केन RH और ये हेलोजन ही है। हमने क्या प्राप्त किया, एल्किल हैलाइड, या इसी को हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कह सकते हैं। दूसरा मेथड RH Br2 सनलाइट, यहां से Br है, यहां से H, माइनस HBr बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ एक Br बचा, दो Br थे, एक बचा और यहाँ आके जुड़ जाएगा RBr। इसका क्या नाम है, एल्केन। इसका क्या नाम है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। चलो इस बार हेलो एल्केन हम लोग बोल लेते हैं इसको। आगे RH प्लस I2, सेम सनलाइट लेंगे, यहां से I और यहां से H, माइनस HI, R और I, RI, एल्किल आयोडाइड या हेलो एल्केन, ये बन गया आपका। यहाँ भी हेलो एल्केन, यहाँ भी हेलो एल्केन, यहाँ भी हेलो एल्केन, किसके द्वारा, एल्केनों के द्वारा। तो इस प्रकार हम एल्केनों के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। अच्छा, आगे जरा चलते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, नाम क्या होगा, ब्यूटेन या N ब्यूटेन कह लीजिए इसको आप लोग, नॉर्मल ब्यूटेन। 1 2 3 4 था तो ब्यूटेन हमने कहा आईपीएसी के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्रिया करा दें Br2 के साथ, UV अल्ट्रावायलेट रेस। क्या होगा, अगर हम यहां का H निकालते हैं और यहां का Br निकालते हैं तो बाहर क्या जाएगा, माइनस HBr, यहाँ का Br और यहाँ का H, माइनस HBr गया, यहाँ Br बचा, आके जुड़ जाएगा, क्या होगा, CH3 CH2 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 Br, ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोब्यूटेन, ये बनेगा। अब हम क्या कहेंगे, आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। इसका एक उत्पाद और बनता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ये Br को हम यहाँ ना ऐड करके यहाँ ऐड कर दें तो यहाँ का H और यहाँ का Br, यहाँ का H और यहाँ का Br, तो क्या होगा, HBr तो बाहर हो जाएगा। अब जहां से H, यहाँ का H और यहाँ का Br, HBr बाहर हो जाएगा, यही Br आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ ना जोड़े तो क्या होगा, CH3 CH2 CH Br और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। यहां पर बना 1 ब्रोमोब्यूटेन और यहां पर बना 1 2 ब्रोमोब्यूटेन।
समझिए ध्यान से। अब बताइए इन दोनों में मुख्य उत्पाद कौन होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? जी हाँ, नीचे वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजनों के प्रतिस्थापन का क्रम, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन का क्रम, सबसे ज्यादा प्रतिस्थापन कहां होता है बच्चों? टर्सरी में, तृतीयक, उसके बाद सेकेंडरी में, द्वितीयक, और उसके बाद प्राइमरी में, प्राथमिक। ये हाइड्रोजनों के प्रतिस्थापन का क्रम होता है। अब हमें बात क्या करना है? टर्सरी। यहां तो कोई टर्सरी है नहीं क्योंकि ये तो प्राथमिक हो गया, एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। ये कार्बन द्वितीयक हो जाएगा, दो कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ केवल प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के ही हाइड्रोजन हैं, तृतीयक नहीं है, तृतीयक नहीं है। अब कहेंगे हाइड्रोजन प्राथमिक द्वितीयक कैसे हो गए? तो सुनिए बच्चों, एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन प्राथमिक कार्बन कहलाता है। प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाता है। दो कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन द्वितीयक कार्बन कहलाता है, और द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाता है। तीन कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन तृतीयक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? तृतीयक कार्बन। और तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर केवल प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप के कार्बन है हमारे पास, अर्थात दो प्रकार के हाइड्रोजन भी हैं। यहां पर टर्सरी कोई नहीं है। तो प्राथमिक ये हो गए, बीच वाले सेकेंडरी हो गए। तो सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा प्रतिस्थापन करते हैं, इसीलिए जब हाइड्रोजन यहां से या यहां से निकालेंगे तो वो मुख्य उत्पाद कहलाएंगे और यहाँ वाला सह उत्पाद कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये था पूरा मैटर एल्केनों के द्वारा हेलो एल्केन बनाने का। अब हम लोग जरा कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग आगे बात करेंगे कैसे होती हैं, क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। उसे दो। नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है केमिस्ट्री की। आप सब लोग ध्यान पूर्वक इन्हें सीखिए, पढ़िए। सबसे पहली रिएक्शन होती है हुंसडी-कर अभिक्रिया। हुंसडी-कर अभिक्रिया कई बार बोर्ड में कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है। हुंसडी-कर अभिक्रिया, हुंसडी-कर अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? सुनिए। अगर हम बात करें CH3 CH2 COOAG वसीय अम्लों के सिल्वर लवण है। क्या है बच्चों? वसीय अम्लों के सिल्वर लवण। इसकी क्रिया हम करा दें किसके साथ? Br2 के साथ। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का पश्चवाह करा दें। पश्चवाह मतलब उसके साथ क्रिया करा दे उसकी उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां पर आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता है और यहाँ का Br आकर के यहाँ ऐड हो जाता है। CH3 CH2 यहां से टूटा, अब यहां से क्या आ जाएगा? Br, यहां पर आ गया Br प्लस बचा क्या? COO मतलब
CO2 प्लस यहाँ Ag बचा और यहाँ Br, क्या हो जाएगा बाहर, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त किया, CH3CH2Br, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, हेलो एल्केन बनाया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हुंसडी-कर अभिक्रिया। इसकी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे माइंड में, कैसे, वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के पश्चवार कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं हुंसडी-कर अभिक्रिया। हुंसडी-कर अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बोर्ड में कई बार पूछी हुई अभिक्रिया है। आइए दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं। एक हम पढ़ने जा रहे हैं सिमोनिनी अभिक्रिया। सिमोनिनी अभिक्रिया क्या होती है, सिमोनिनी अभिक्रिया, अगर हम वसी अम्लों के सिल्वर लवण यहां भी ले लें, जैसे RCOOAG, यहां पर हम क्रिया करा दें I2 के साथ और यहां कोई प्रेरक ना लेकर कि सीधा हम इसको गर्म कर दें, हीट, ये गर्म का मार्क है। तो बच्चों क्या होगा, यहां पर I2 है, तो जिस प्रकार ऊपर क्रिया हुई उस प्रकार नीचे क्रिया नहीं होती है, जिस प्रकार ऊपर क्रिया हुई उस प्रकार नीचे क्रिया नहीं होती है। तो फिर नीचे कैसी होती है, यहाँ का Ag और यहाँ का I, यहाँ का Ag और यहाँ का I सीधे कहाँ हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, मतलब AgI। अब I कितना था हमारे पास, 2, तो यहाँ कितना जाता है, 2AgI, सिल्वर आयोडाइड, लेकिन Ag तो यहाँ एक ही था, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2। समझ में आ रही बात। अब यहां से Ag गया तो बचा क्या हमारे पास, RCOO। भाई Ag चला गया तो 2 मात्रा में यही बचा हमारे पास। तब क्या होगा, सुनना बच्चों, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन COO, ये भी अलग हो जाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहां से ये चले गए तो बचा कौन हमारे पास, RCOOR, यस RCOOR, इसको लिख देंगे RCOOR। इसे क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं, जरा सुनिएगा एकदम केयरफुली। हुंसडी-कर अभिक्रिया, वसी अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ कराने पर ब्रोमो एथेन अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जबकि वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया आयोडीन के साथ कराने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है। वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया आयोडीन के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं सिमोनिनी अभिक्रिया। और वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ कराने पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हुंसडी-कर अभिक्रिया। फ्रेंकल-स्टीन अभिक्रिया और हुंसडी-कर अभिक्रिया, 2 अभिक्रिया हो गई। आइए तीसरी बात करते हैं, हैलोजन एक्सचेंजिंग के द्वारा, बाई हैलोजन एक्सचेंजिंग, हैलोजनों का आदान प्रदान करके। हैलोजनों के आदान प्रदान में सबसे पहली अभिक्रिया हम बात करेंगे फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया, फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जैसे हम बात करें RX प्लस NaI, RX मतलब ये हैलोजनों का आदान प्रदान होगा, हेलो एल्केन, Na मतलब सोडियम आयोडाइड, उत्प्रेरक लिया जाता है यहां शुष्क
एसीटोन उत्प्रेरक लिया जाता है तो बाहर क्या निकल के जाता है, यहां से Na और यहां से X बाहर हो जाता है, NaX सोडियम हैलाइड बाहर, बचा क्या I आगे जुड़ जाता है तो क्या बना लिया, RI बना लिया। इसको आप लोग थोड़ा सा तीर को ठीक ठाक बना लीजिए ऐसे, RI मतलब क्या, आइडो एल्केन। RX की क्रिया हमने, RX मतलब एल्किल एलाइड, एल्किल एलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन के उपस्थिति में हमने कराया तो Na और यहाँ से X, NaX सोडियम हैलाइड बाहर हो गया, यहाँ का I R के साथ आ गया RI, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो गया, एल्किल आयोडाइड, इसको हम हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया। एक होती बच्चों स्वार्टज अभिक्रिया, स्वार्टज स्वार्टज अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, RBr एल्किल ब्रोमाइड और क्रिया कराते हैं AgF के साथ, एल्किल सिल्वर फ्लोराइड के साथ। करना कुछ नहीं है, सीधे गर्म कर देना। होगा क्या, यहाँ का Br मतलब ये दोनों हेलोजन है, आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, तभी तो हमने कहा बाई हेलोजन एक्सचेंजिंग, हेलोजनों के आदान प्रदान द्वारा ये क्रियाएं होंगी। तो क्या होगा, यहां से निकलेगा F और यहां से R, क्या बन जाएगा, RF एल्किल फ्लोराइड बनेगा और बाहर क्या चला जाएगा, AgBr माइनस AgBr बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, स्वार्टज अभिक्रिया। समझ आ रहा है बात। यहां आपको मैंने 4 प्रकार की नेम रिएक्शन पढ़ाई है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन कौन सी थी, पहली रिएक्शन हुंसडीकर अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, सिमोनिनी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया। और चौथी कौन सी है, स्वार्टज अभिक्रिया। कौन सी है, स्वार्टज अभिक्रिया। चारों अभिक्रियाओं को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और एकदम याद कर लीजिए। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एक हेडिंग छोटा सा और पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए या लिख लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख चुके होंगे। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, आइए लिखते हैं। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सुनिए ध्यान से, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या होता है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं।
ये क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सब लोग जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये क्रिया करेगा तो यहां से आप लोग जानते हैं K प्लस बी आर माइनस, और H2SO4 में H प्लस HSO4 माइनस, यहाँ का H प्लस और यहाँ का Br, बाहर क्या हो जाएगा? HBr, यहाँ का Br और यहाँ का H, यहाँ क्या बचा? K और यहाँ HSO4, KHSO4। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका क्या नाम है? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम पुनः लेंगे और किसके साथ कराएंगे क्रिया इसकी? C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया? HBr की क्रिया। क्या होगा? यहां से H प्लस Br माइनस, H प्लस और यहां से OH, इस प्रकार दिखा सकते हैं आप लोग। यहाँ का H और यहाँ का OH, बाहर क्या निकल जाएगा? H2O, यहां से C2H5 और यहाँ Br, C2H5Br। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणी। मतलब एथिल ब्रोमाइड और जल आपस में पुनः मिलकर के फिर ये बना सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हम एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं प्रयोगशाला में। कैसे? इसको लिख दें, इसका नाम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है हमारा? एथिल ब्रोमाइड। फिर से सुन लीजिए, पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को पुनः लेते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं और हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। ये तो था रिएक्शन, आप लोग इसको लिखिए। इसके बाद हम आपको डायग्राम बनाते हैं, चित्र कैसे बनेगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम एक स्टैंड लगाते हैं। स्टैंड हो गया। उसके बाद यहां एक फ्लास्क लगाते हैं। फ्लास्क के, अब हवा में तो लगेगा नहीं, सबसे पहले यहां एक ये बालू उष्मक होता है हमारा, ये यहाँ पर हम लोग बालू भर देते हैं और एक स्टैंड लगा दें, तब इसको बढ़िया सा हम लोग सजाएं दजाएं। ये हमारा स्टैंड हो गया, जिसके दम पर ये टिका रहेगा। ये अब हम क्या करते हैं, ये हमारा, इसको लिखते चलते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? स्टैंड है। ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है? बालू उष्मक, बालू उष्मक। अब यहां पर हम एक लैंप रखते हैं कुछ इस प्रकार की, और ये अभी जला नहीं रहे हैं, हमने यहाँ पर रख दिया। इसका नाम दे देते हैं, बर्नर रख देते हैं, या इस कुछ भी रख लो आप लोग, बर्नर हम बोल देते हैं इसको, बर्नर हो गया। यहाँ से खोलेंगे, आग जलाएंगे, जलेगा। ठीक, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ये बर्नर है और ये स्टैंड है। अब क्या करते हैं, हम एक निकास नली लगाते हैं, निकास नली।
ये लग गई निकास नली। निकास नली लगाने के बाद हम इस प्रकार का एक एडाप्टर सेट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये पूरी नली सीधे यहाँ तक चली जाती है, एडाप्टर। उसके बाद यहाँ से हम एक एडाप्टर और लगाते हैं जो जाकर के ग्राही में ओपन होता है। ग्राही में ओपन होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक ग्राही रखते हैं और यहाँ बर्फ के टुकड़े थोड़ा सा रखते हैं। ये हमारे क्या है, बर्फ के टुकड़े। यहाँ पर हम एक चीज और लगाते हैं, संघनित्र। थोड़ा सा आप लोग डायग्राम अच्छा बनाएंगे। ये हाथ का बना हुआ डायग्राम थोड़ा सा जल्दीबाजी में। यहाँ इसके दो दरवाजे होते हैं निकलने के लिए। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इधर से कोल्ड वाटर प्रवेश कराते हैं, ठंडा पानी। यहाँ से ठंडा पानी जाता है और ये नली के ऊपर आता है और ये यहाँ तक पूरा भर जाता है। जब यहाँ ठंडे पानी की अधिकता होने लगती है तब यह ठंडा पानी यहाँ से बाहर हो जाता है। अब आइए, हमारा डायग्राम थोड़ा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी जैसे मैं रिएक्शन बताया था, क्या क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले KBr, अच्छा सबसे पहले KBr ना लीजिए, सबसे पहले हम लेते हैं C2H5OH। उसके बाद क्या लेते हैं, H2SO4। इन दोनों को जैसे मिलाते हैं तो अभिक्रिया बहुत तेज होती है क्योंकि उष्मा निकलती है। तो इसके साथ हम एक चीज और मिला देते हैं, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है। यहाँ पर हम भर लेंगे इसको, तीन चीजों को कोनिकल फ्लास्क के अंदर। और भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको भरने के बाद हम यहाँ से कार्क के टुकड़ों के द्वारा बंद कर, ताकि यहाँ जो वाष्प निकले वो बाहर ना जाए। अब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ये तीनों चीजें हैं यही। यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क के अंदर एथिल अल्कोहल है, H2SO4, KBr है। जब गर्म करते हैं तो यहाँ से वाष्प निकलती है, वाष्प ये निकल के आ रही है। यहाँ वाष्प जब ठंडा पानी पाती है, वाष्प क्या पाती है, ठंडा पानी पाती है, तो क्या होती है, वाष्प द्रव में बदल जाती है और वह द्रव यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। इसी द्रव को हम बोलते हैं क्या, एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड तेल के समान द्रव होता है और जल से भारी होता है। एथिल ब्रोमाइड तेल के समान होता है, तेल के समान होता है, तेल जैसा होता है और जल से भारी होता है, जल से भारी होता है एथिल ब्रोमाइड। याद रखिएगा इस बात को आप। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये बालू उष्मक है, बालू उष्मक कोनिकल फ्लास्क के नीचे लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं गर्म करते हैं। फिर से बता दूं, कोनिकल फ्लास्क में कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क को बालू उष्मक के ऊपर रखते हैं, उसके बाद एक स्टैंड लगाते हैं, स्टैंड के नीचे बर्नर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क से एक निकास नली लगाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं
निकास नली, और उसके बाद एक संघनित्र लगाते हैं, संघनित्र कंडेंसर जिसको बोलते हैं। संघनित्र क्या करता है, निकास नली को ठंडा करता है, जिसके बदौलत अंदर की गैस भी ठंडी होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यहां हम क्या करते हैं, उसके बाद एक एडाप्टर लगाते हैं, एडाप्टर, और उसके बाद एक ग्राही होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राही, जिसमें एकत्रित करते हैं प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड भर लेते हैं। कार्क के टुकड़ों द्वारा इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि यहाँ की गैस बाहर न जाए। अब इस बर्नर की सहायता से जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो बालूष्मक गर्म होता है। बालूष्मक के बाद कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क के बाद ये सारी चीजें हीट होती हैं। हीट होने के पश्चात यहाँ से वाष्प बनती है, वाष्प आगे आती है, तो यहाँ संघनित लगा हुआ ठंडा पानी जा रहा है, वाष्प द्रव में बदलते। यहाँ एक स्टैंड लगाते हैं, जैसे ये इस प्रकार से यहाँ एक स्टैंड लगा दिया जाता है। ये अब एक स्टैंड कभी कभी यहाँ भी लग जाता है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं होता है। हमने क्या कहा, कोनिकल फ्लास्क में एथिल ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, कोनिकल फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ब्रोमाइड को भर दिया जाता है, बर्नर की मदद से गर्म करते हैं, यहाँ से वाष्प के रूप में एथिल ब्रोमाइड निकलती है, यहाँ निकास नली के द्वारा। यहाँ संघनित्र लगा होता है जिसमें ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं, इस वाष्प को ये ठंडा पानी ठंडी करता है, जिसके बदौलत ये वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है और द्रव आकर के यहाँ ग्राही में इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर एकत्रित द्रव को हम क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड तेल के समान द्रव है और इसे जल से भारी कहते, मतलब ये जल से भारी होता है। एथिल ब्रोमाइड तेल के जैसा होता है, जल से भारी होता है। तो ये था हमारा प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक छोटा सा डायग्राम है, आप लोग बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।